गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई के साथ जुड़े हुए होंगे। संडे को एक ब्रेक इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप लोग रिफ्रेश होके मंडे को हम लोग दोबारा से पढ़ने के रास्ते पर आ जाएं। और परिमल सर जैसे बातचीत कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स का फोन था कि भाई थोड़ा सा बर्डन है, बर्डन को फील मत करो, अभी कुछ दिन ऐसे चलता है, इसके बाद आप लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे क्लासेस में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अभी फिलहाल में पढ़ाई से जुड़े रहना मुश्किल है बहुत ज्यादा, और जरूरी है इस टाइम पे मोटिवेटेड रहें, क्योंकि देखो धीरे 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 करके जो लोग यूट्यूब पे पढ़ते थे उनकी संख्या जो है ना वो लगातार घटती जा रही है। इससे ये अंदाजा लग सकता है कि धीरे धीरे करके लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड थे, मार्च में जब ये शुरू हुआ था लॉकडाउन, अप्रैल तक चीजें ठीक थी, मई आते आते कमजोर हो गई। आप देखना जून आते आते लगभग बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक किसी काम के कारण हमारे ऊपर दबाव नहीं आता ना, हम पढ़ नहीं पाते। अब क्योंकि ऐप से जुड़े स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव है, भाई 8:30 बजे क्लास लेनी है तो उठना पड़ेगा, उन्हें 6 साढ़े 6 उठना पड़ेगा ताकि 8:30 बजे वो फ्रेश होके नहा धो के खाना खा पी के क्लास के लिए बैठ जाए। अब जो बच्चा इस टाइम पे आराम फरमा रहा है, सो रहा है, तुम खुद देखो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो एक ये होता है ना कि भाई मुझे क्लास में जाना ही जाना है, फॉर्मल एजुकेशन इसी को तो कहते हैं। जब एक आपकी जगह निश्चित हो जाए, एक जगह, एक टाइम टेबल फिक्स हो जाए, आपका एक शेड्यूल बन जाए, तो इसे कहा जाता है कि हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। इनफॉर्मल क्या होती है? लेट के बैठ के कभी जब मन किया पढ़ लिए, नहीं मन किया नहीं पढ़े। इनफॉर्मल घर में तो चल सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनफॉर्मल से रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए ये ऐप का हमने टाइम सुबह का रखा है ताकि बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना काम जो पहले करना है निपटा लो। 8:30 बजे से शाम तुम्हें बैठ जाना है पढ़ने के लिए। अब जब दुनिया सो रही है, आराम कर रही है, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उस टाइम तुम पढ़ोगे तो लॉन्ग रन में देखना इसका रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। ठीक है, मैंने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बना लिए हैं, और इस सैटरडे उनका टेस्ट रहेगा। तो अलग अलग जितनी किताबें तुम्हारे पास हो वहां से हड़प्पा वाला टॉपिक पूरा पढ़ लेना, और वैदिक सभ्यता, वैदिक के दोनों पार्ट पढ़ लेना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व भी और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व भी। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया बस उतना भर सुनना है, कोई किताब भी पढ़नी है, जो तुम्हारे पास है वो पढ़ लेना, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो कॉन्सेप्ट समझाते टाइम हो सकता है कभी गलती में रह जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ ही पढ़ा दूं, लेकिन आप खुद भी जानते हैं, समझदार हैं, कि पढ़ाई ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ कंप्लीट कर सके। आज तक ऐसी तो कोई किताब भी नहीं लिखी गई जिसमें सारे फैक्ट इंक्लूड किए जाए, वरना लोग उसी किताब को पढ़ के एग्जाम पास कर लेते। इसीलिए लोग कहते हैं कि कई कई किताबें पढ़नी चाहिए, कहीं कहीं से चीजें इकट्ठी करनी चाहिए। मैंने एक अच्छा ताकतवर तुम्हारा बेस बना दिया, अगर तुमने उसको लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो तुम उसके बाद कोई भी किताब पढ़ना, कोई भी जो तुम्हारे पास है, तुम देखना लगभग क्वेश्चंस तुम बनाने में सफल हो। कुछ चीजें अपने आप भी तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज करती जाएंगी। जैसे क्वेश्चंस जब तुम करोगे ना, अपने आप भी कहीं से पढ़ोगे, तो कोई नए नए फैक्ट निकल के आएंगे जो कि आपको इजीली याद होने में, अब आपका बेस तैयार है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, हमने अब तक जो जाना था, जो हमने बातचीत की थी एंशिएंट इंडिया में, तो तुम समझ गए हो कि इंडिया का जो विकास हुआ वो सभ्यताएं अलग अलग आई हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस आई हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रहन सहन, खान पान, घर में इंपॉर्टेंस किसकी, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किसकी, इन सब में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। और 2 बड़ी सभ्यताओं को हमने पढ़ा था, जिनमें पहली सभ्यता थी हड़प्पा और दूसरी सभ्यता थी वैदिक काल वाली। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लाइफ को अगर हम आज देखते हैं तो इन दोनों का प्रभाव आज भी मेरे तुम्हारे जीवन में है। आज भी हमारे घरों में कर्मकांड, जब भी कोई इस तरह का यज्ञ अनुष्ठान होता है तो वो समझ जाओ वैदिक काल से चला आ रहा है। आज भी देखो घरों में जो बड़े बूढ़े हैं वो बेटे के जन्म पे खुश होते हैं, या पोते के जन्म पे, पुत्री के जन्म पे, पोती के जन्म पे इतने खुश नहीं होते। ये भी वैदिक काल की सभ्यता का ही कहीं ना कहीं परिचय देती है। ऐसे ही देखें तो आज भी जितने शुभ काम करते हैं, कोई नई बाइक आई, गाड़ी आई, गृह प्रवेश हुआ, यज्ञ जहां हो रहा है, वहां एक सिंबल बना देते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह। ये स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा की ही तो देन है। मैंने बताया था यू आकार, मछली का
आकार, इनकी चित्राक्षर लिपि थी, ब्रेस्टोफोडन थी, इधर से उधर, मतलब पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे एस की आकृति, यहाँ पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, ऐसे बताया था ना। तो ये सब चीजें अब हमें पता है। आज तक भी हम इन दोनों सभ्यताओं का कुछ ना कुछ पार्ट आपके और मेरे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल जाता है। हमने ये भी जाना था कि इन लोगों में बिल्कुल उल्टा रिलेशन था। ये पूरे के पूरे शहरी थे, इनकी प्लान्ड सिटी थी, ये पूरे का पूरा इनका लाइफस्टाइल उस टाइम पे भौतिकवाद से प्रभावित था। ये अच्छे जीवन अमीरों की तरह रहने में विश्वास करते थे और ये बहुत हद तक ये मान लो कि उस टाइम के एडवांस्ड लोग थे। इनके आर्किटेक्ट्स, इनका इंजीनियर्स, इनकी प्लानिंग जो थी, चाहे वो शहर को बसाने की रही हो, वो गलियों की बात करें या हम ड्रेनेज सिस्टम की, पानी के निकलने की बात करें, तो अपने टाइम में अपनी समकालीन मिस्र की सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई हजार गुना आगे थी ये हमारी सभ्यता, जिसका नाम था हड़प्पा। फिर धीरे धीरे हमने देखा हड़प्पा का कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग मोड आया, क्योंकि हड़प्पा में धीरे धीरे वो गलियां देखो बंद होने लग गई। वो जो गांव के, ये शहर के लोग थे, ये ग्रामीण सभ्यता पे आने लग गए और ये अपने घरों में फिर वही पुरानी ईंटों का यूज करने लग गए। यहाँ बाढ़ आई, इनके शहर खत्म हो गए, भूकंप आए, विदेशी आक्रमण हुए और फाइनली हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी बंद हो गया और फिर आपस में भी ये कांट छांट टाइप की चीजें कि यहाँ से बस के वहां करके इनकी सारी प्लानिंग्स धीरे धीरे करके खत्म हो गई और एक ऐसा दौर आया जब इनका खात्मा होने की कगार पर आ गया। 1750 के बाद इनके हमारे पास साक्ष्य नहीं है। ये बहुत एडवांस थे, लेकिन हर अच्छी चीज का भी अंत निश्चित है। धरती पर हर चीज जो आई है ना वो परिवर्तनशील है, तो इतनी एडवांस सभ्यता का भी अंत हुआ। और फिर हमने देखा था कैसे वो कुछ चरवाहे अपने जानवरों की एक वो लेके पूरे छोटी छोटी मंडलियां जिनमें भेड़ थी, गाय थी, बकरियां थी और चले आए। उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ देखा पंजाब के आसपास का इलाका बहुत उपजाऊ है, यहीं बस गए, छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली, यहीं रहने लग गए, पेट भर लायक यहीं पे खेती करने लग गए। ये चरवाहे जिनको मैं नाम ले रही हूं, आप समझ गए हैं, ये वैदिक काल की शुरुआत थी और इन्हीं लोगों को आर्य नाम दिया जाता है। आर्य एडवांस्ड नहीं थे, ग्रामीण कल्चर था, पूरे का पूरा कबीलाई इलाका था और स्टार्टिंग का जीवन तो अस्थिर भी था। वो तो जब कई 100 साल बाद इन्होंने लोहा खोजा जिसके कारण इनका जीवन स्थिर बना और फिर लोहे के कारण ये धीरे 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 करके एडवांस्ड होते गए। इन्होंने खेती को बड़े पैमाने पर एक तरह से व्यापार का और वाणिज्य का सहारा खेती के थ्रू ढूंढ लिया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ जानवरों की इंपॉर्टेंस को समझते थे और खेती सिर्फ पेट भरने लायक करते थे, लेकिन फिर धीरे 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 करके इन्होंने देखा कि खेती करने से लाइफ ज्यादा आसान रहेगी। हम अगर बहुतायत में पैदा कर लेंगे, चीजों को अपने घर में रख लेंगे, तो बाढ़ आए, तूफान आए, फसल खराब हो, बारिश ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जानवरों का क्या है, ये तो वहां घुमाने ले जाते हैं, इससे बढ़िया यहीं चरागाह डेवलप कर लेंगे। धीरे धीरे इन्होंने जंगल खत्म कर दिए और मैंने आपको एक नदी बताई थी, अगर आपको याद हो, गंडक नदी के तट तक ये लोग फैल गए थे लेटर स्टेज में, जब लोहा इनके पास था। इन्होंने सारे जंगल काट दिए थे, यानी यूपी तक का इलाका ये कवर करते चले गए। लेकिन फिर वही बात है कि हर अच्छी चीज का अंत निश्चित है और धीरे धीरे करके इनके समाज में ये चीजें इतनी ज्यादा रिजिड हो गई कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही सिर्फ अपना काम करने का मौका दिया और जो बेचारे दुखी थे, शूद्र थे, महिलाएं थी, इनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई, जिस कारण फिर चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। और उसी दौर में धीरे धीरे करके ये जो पुराना कल्चर था ना, स्ट्रक्चर था, ये खत्म होने की कगार पर आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा कर्मकांड आम आदमी के जीवन में घुस गया कि वो इरिटेट रहने लगा। हर बात पे कर्मकांड की बात करते, बलि की बात करते, उपहार दो। तो ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने एक ऐसा वर्चस्व अपना जमा लिया जिससे कि आम जनता परेशान हो गई। एक टाइम था जब वो बहुत अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब थे, एक दौर था जब सच में देश को जरूरत थी। उस टाइम पे अगर हम देखते हैं कि अगर ब्राह्मण ना होते तो दिमाग का विकास नहीं हो पाता, उस टाइम पे क्षत्रिय ना होते तो देश में आगे कैसे बढ़ते, जंगल क्यों, कौन रिस्क लेता अपनी लाइफ पे, जंगल में जंगली जानवर भी मिलते थे। ये राजा थे, क्षत्रिय थे, जिनमें दम था कि हम जंगलों को साफ करवा के अपना एरिया बढ़ा लेंगे। अगर वैश्य ना होते, व्यापार ना बढ़ता तो देश कैसे आगे बढ़ता। आप आज की कंडीशन देखो, आज भी हम कह रहे हैं ना कि अगर देश को आगे ले जाना है तो व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। ये क्यों बात उठ रही है कि अपने आसपास के ही
जो छोटे दुकानदार हैं इन्हीं से आप सामान खरीदो, क्योंकि इनके ऊपर जो है व्यापार अगर टिका होगा तो देश को अंदर से आत्मनिर्भर बनाने में आसानी रहेगी। तो आप देखो आज भी व्यापार जरूरी है, तब तो कितना जरूरी, क्योंकि तब तो कोई था ही नहीं एडवांसमेंट का साधन। तो ये सब चीजें एक टाइम पर जरूरत थी, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये जन्म आधारित होने लगी और बिना योग्यता के भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बन गया, राजा का बेटा ही राजा बन गया और वैश्य का बेटा ही वैश्य बन गया, और लायकियत होते हुए भी शूद्र के बेटे को शूद्र का ही काम करना पड़ा। शूद्र का बेसिकली काम क्या था, वो अपनी मर्जी से सेवा का काम चुनता था, लेकिन धीरे 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 फिर उस सेवा को ये कह दिया कि इनकी नौकरी करना, इनके काम करना, इनके ऐशो आराम का ध्यान रखना भी तुम्हारा ही काम है, और गंदगी साफ करना, नालियां साफ करना, ये भी उन्हीं के पल्ले बांध दिया, जिस कारण समाज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा भ्रष्ट हुआ और फाइनली उसका भी अंत हुआ। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हमें ये यज्ञ बलि कर्मकांड नहीं चाहिए, हमें मानवता के लिए काम करना है, और धीरे धीरे करके फिर समाज में परिवर्तन आया। उस बड़े समाज के परिवर्तन को ही हम लोग अब पढ़ेंगे। तो दो सभ्यता आपकी समझ में आ गई होंगी, दो किस तरह के लोग थे। पहले लोग शहरी थे, फिर लोग ग्रामीण बने। पहले लोग जो थे वो जन्म आधारित चीजों पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में लोग जन्म आधारित पे, आज तक भी जन्म आधारित ही चल रही हैं चीजें। धीरे धीरे इनका खात्मा हुआ और इंडिया, जिसको हम इंडिया कहते हैं, उसमें धीरे धीरे करके कुछ इस तरह के राजा या छुटपुट से, मान लीजिए जो पहले जनपद थे ना, जैसे ये जो मैं बातें कर रही थी वैदिक काल की, आपको याद होगा इनमें पिता सबसे बड़ा था, कबीलाई समाज था, फिर कुछ कबीले इकट्ठे हो गए, फिर वो जन बन गए, और जन से फिर इकट्ठे हो के जनपद, और एक ऐसी स्टेज आई जब इंडिया में महाजनपद बनने लग गए। ये महाजनपद क्या थे, ये थोड़े बड़े बड़े टाइप के राजा थे, जिनके पास अपनी सेना थी, जिनके पास हथियार थे, औजार थे, जिनके पास ये मान लो एक बड़ी आबादी के जो राजा थे, वो महाजनपद कहलाने लगे। जनपद तो तब भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंस है महाजनपद की। इंडिया में ये बातें हमें दो किताबों से पता चलती हैं, एक बौद्ध धर्म की किताब है और एक जैन धर्म की, जिसमें ये सब बातें लिखी हैं कि कैसे कैसे ये सब हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये धर्म भी इसी टाइम पे उपज रहे थे या पनप रहे थे। ये दो धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भी महाजनपद काल के ही दौरान उभरे हुए धर्म हैं। और एक बड़ी बात यह है कि ये धर्म उन लोगों ने चलाए हैं जो खुद क्षत्रिय थे। यानी अगर हम धर्म की बात करें, दिमाग में ब्राह्मण कम्युनिटी आती है, लेकिन दो राजाओं के बेटों ने धर्म के ऊपर काम किया, और उनका धर्म ये नहीं था कि हम भगवान हैं, उनका धर्म था मानवता सबसे बड़ी सेवा है। धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट महात्मा बुद्ध की तरफ इतना बढ़ता चला गया कि उस टाइम पर हमारे वैदिक समाज का कहीं ना कहीं पतन लगभग कगार पर आ गया था। इसलिए बहुत सारे बाद के हिंदू राजा जो सनातन धर्म को मानते थे, वो बौद्ध धर्म से चिढ़ते भी थे, नफरत भी करते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म ने रिप्लेस कर दिया था प्राचीन वैदिक सभ्यता को। और वैदिक सभ्यता हिंदुओं की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इसी को गिनते हैं। हड़प्पा को हम अपनी सभ्यताओं में एज सच नहीं गिनते, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, और आर्य आप समझते हैं वैदिक काल के लोग थे। तो महाजनपद क्या थे? अब ये बड़े बड़े टाइप के ना राजा हैं, इंडिया में इनका विकास हो रहा है, और ये इधर यूपी, ये लगा लो इनका जो मेन एरिया है ना, वो है यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इस पूरे बेल्ट में, जिसको आप कहते हैं उपजाऊ बेल्ट है। गंगा यमुना का इलाका यही तो पड़ता है भाई। हरियाणा दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो यमुना की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं तो गंगा और उसकी सहायक नदियां, बिहार तक का इलाका था ये पूरा। तो ये मान के चलो, अगर मैं मैप दिखाऊं तुम्हें, तो ये पूरी बेल्ट जो है, यहाँ बड़े बड़े राजा पनप रहे थे। ये राजा वो थे जिनकी सेनाएं थी, जिनके पास लोहा था, जिनके पास हथियार थे, औजार थे, बढ़िया प्रॉपर्टी थी। तो इस पूरी बेल्ट में लगातार राजा बढ़ते 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 जा रहे थे। उनके यहाँ व्यापार बढ़ रहा था, टैक्स ले रहे थे वो लोगों से, जनता के लिए, विकास के लिए भी काम कर रहे थे। ऐसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिनमें 16 एक बेल्ट में नहीं है। यहाँ आप मान लीजिए लगभग 12 है, 12 ये एक पूरी बेल्ट में है। 12 यहाँ क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि एक पड़ेगा राजस्थान की तरफ, एक पड़ेगा दक्षिण भारत की तरफ, और 2 पड़ेंगे पाकिस्तान के इलाके में। हो गए 16। 12 की बेल्ट आप समझ रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली,
यूपी पूरा का पूरा इलाका, बिहार तक का पूरी बेल्ट। जो दो मैंने देखो ऊपर यहां बना दिए ए और बी, ये है कंबोज और गांधार। ये पाकिस्तान के इलाके में पड़ते थे। उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, क्योंकि हड़प्पा के टाइम ये हमारे ही हिस्सों में गिना जाता था। तो ये दो हिस्से हैं, एक का नाम है कंबोज और एक का नाम है गांधार। ये दोनों बाहर है, इंडिया से बाहर है, पाकिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान वाली बेल्ट के पास पड़ते हैं ये, ठीक है। ये गांधार है, कांधार नहीं है, कांधार अलग है, कांधार पड़ेगा अफगानिस्तान में एग्जैक्ट। ये जो दो मैंने बनाए हैं, इसका नाम है अश्मक, साउथ इंडिया में इकलौता है। और जो ये बनाया है ये है मत्स्य। कितनी अजीब बात है, मत्स्य मतलब होता है मछली, लेकिन ये इकलौता है जो मरु प्रदेश में है, जो राजस्थान के एरिया में है, जिसको आज हम कहते हैं कि सूखा पड़ा है या मरुद इलाका है या मरुस्थल है या इंडिया का डेजर्ट है। तो ये लगा लो डेजर्ट वाले इलाके में सिर्फ एक है, एक दक्षिण भारत में है, दो पाकिस्तान की बेल्ट में है और बाकी सारे के सारे आपके यूपी से लगते इलाके में, दिल्ली, हरियाणा, यूपी हुआ, पंजाब का इलाका भी इसी में आता है और आगे तक जाएं तो बिहार का इलाका भी, ठीक है, इस पूरी बेल्ट में। तो ऐसे 16 बड़े राजा हैं। ये राजा ढेर हैं, ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, ढेरों राजा हैं, लेकिन वो 100, 200, 1000, 2000 पे बैठे हुए हैं। ये वो राजा हैं जो बड़े बड़े सेनाएं रखते हैं, जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, जिनके पास संसाधन बहुत सारे हैं। तो ऐसे कितने बड़े राजा हैं उस टाइम पर? ये है महाजनपदों के राजा। पहले जन बना था, फिर जनपद बना था, फिर महाजनपद बना। हमें किसने बताया? इन दो किताबों ने। एक किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की है, निकाय उनकी कई किताबें हैं, जिनमें से एक है अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र, जैन धर्म की। तो दो किताबों का मैंने नाम लिया, बौद्ध धर्म वाली का नाम है अंगुत्तर निकाय, बुक्स के नाम है ये। अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है और एक मिलती है भगवती सूत्र से। ये जैनियों की है और ये बौद्ध धर्म वाली है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो किताबें हैं, जिनमें सबसे पहले जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे इंडिया में जब वैदिक सभ्यता खत्म हुई तो ऐसे बड़े बड़े 16 राजा, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली और उन्होंने खूब बड़े एरिया पे राज किया, सेना बनाई, व्यापार किया, टैक्स लिया और इस तरह से अपने सिक्के भी चलाए थे। ये सिक्के जो है ना, अब तक सिक्के नहीं थे। अभी इससे पहले देखे हड़प्पा में देखो मुद्रा थी, पशुपतिनाथ शिव तुम्हें याद होगा, विदेशी मुद्राएं बेलनाकार मिली थी मेसोपोटामिया की, लेकिन वो ऐसा हमें नॉलेज तो थी नहीं, हमें पढ़ना तो आया नहीं। जो हमारे वैदिक वाले थे ये तो वस्तु विनिमय करते थे, भाई गाय के बदले कुछ भी सामान खरीद लिया। इस टाइम पे ना वैदिक काल में निष्क नाम का एक सिक्का कहीं कहीं लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो निष्क सोने के ढेर को कहते थे। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है, चांदी की कोई बातचीत मत करना। निष्क मतलब था सोने का ढेर, बाद में सोने का आभूषण कहलाया निष्क, कहीं कहीं पर लिखा हार वगैरह थे, लेकिन स्टार्टिंग में निष्क का मतलब था सोने का, स्वर्ण का ढेर। तो ये ऐसा सिक्के नहीं थे बड़े स्तर पे, लेकिन अब महाजनपद के काल में सिक्के बनने लग गए। अब सिक्के चलेंगे क्योंकि व्यापार बढ़ेगा ना, राजा बड़े हैं, तो बड़े व्यापार के सिस्टम में गाय का लेन देन नहीं होगा। इस टाइम पे मेनली सिक्के आ जाएंगे और जो सबसे स्टार्टिंग के सिक्के हैं ना, जो बड़े स्तर पे देखे गए हैं, वो पंच्ड कॉइन है, पंच्ड मार्क कॉइन, उसको हम कहते हैं आहत सिक्के। आहत समझते हैं ना, किसी के ऊपर चोट करना। तो जैसे उस टाइम में तांबे वगैरह की चीजें थी, उनको लेते और उनपे कोई राजसी मोहर लगा देते, जिससे कि पता चलता भाई ये राजा की मोहर है, ये इस टेरिटरी में चलेगी, एक राजा का इलाका है, उसी में वो मोहर चलेगी, उसी में लेन देन होगा। इन्हें कहा जाता था पंच्ड मार्क कॉइन, आहत सिक्के। तो अब जो है ना मुद्रा का प्रचलन बढ़ा आपके देश में। इससे पहले मुद्रा ना के बराबर थी, या तो पुरानी वो पशुपतिनाथ टाइप की थी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, या फिर हमने देखा सोने के ढेर के बदले, गाय के बदले इन सबको बेचते थे। बेचना मतलब एक सामान दिया दूसरा ले लिया, बार्टर सिस्टम। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से व्यापार होगा, क्योंकि अब बाजार हाट बड़े बड़े स्तर पे क्रय विक्रय करेंगे। तो महाजनपद काल के बारे में इस चीज को समझो कि बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ। हमें ये दो किताबें बताती हैं कि इंडिया में 16 बड़े धीरे धीरे करके महाजनपद उभरे, जिनमें से 12 लगभग एक बेल्ट में थे। ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये पूरी बेल्ट थी। इसके बाद एक था दक्षिण भारत में, एक था राजस्थान साइड में और दो थे पाकिस्तान साइड में।
क और ग, क से कंबोज, ग से गांधार, दो बाहर है। मत्स्य मछली, कितनी अजीब बात है, जो सूखा प्रदेश है वहां वाले का नाम है मत्स्य और दक्षिण वाले का नाम है अश्मक। तो ये चार अलग अलग लोकेशन अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, फिर इजीली तुम टिक कर पाओगे। अश्मक दक्षिण भारत में एकमात्र है, मत्स्य राजस्थान साइड में है, और क से कंबोज, ग से गांधार, क और ग, कंबोज और गांधार कहाँ हैं, पाकिस्तान के इलाके में, ठीक है। बीच की बेल्ट में है 12। इन 12 में हल्का सा नाम बता देती हूँ मैं, आपको याद रहेगा। आपने शायद सुना भी होगा मगध सबसे ताकतवर था, मगध। कौशल सुना होगा, वज्जी सुना होगा, वत्स था, अंग था, ये अपने अंग नरेश वगैरह सुने तो हैं। चेदी वंश था, पांचाल था, और ये मथुरा के आसपास पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका है, बिहार का इलाका है, इसमें बसे हुए थे ज्यादातर। तो ये सारे बड़े बड़े, कुरु सुना होगा आपने, हस्तिनापुर सुना होगा जो राजधानी थी। तो पांचाल, कुरु, ये मैंने बता दिए जितने मेन है, मगध है, कौशल है, वज्जी है, अंग है, चंपा है, इन सारों की बेल्ट थी ये पूरी, ठीक है। तो अब दिमाग में ये इमेज रखना कि कहां कहां क्या है। चार अगर अलग से आपको याद रह गए, ये 12 तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब सारे पढ़ा दूंगी। तो इन 16 को कहा जाता है महाजनपद। अब इन 16 में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है ठीक ठाक, लेकिन क्योंकि महाजनपद है इसलिए पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। कुछ खास के बारे में जान लो। जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मगध है। 16 में कोई कहे नंबर 1 कौन है तो मगध। क्यों मगध, क्यों नंबर 1 है? मगध की ना कंडीशंस बहुत अच्छी थी, बहुत फेवरेबल कंडीशंस में मगध था। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि भाई इंसान उस पर काम करता है, कुछ चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया के पास गॉड गिफ्टेड इतनी अच्छी जमीन है, हमारा कोई योगदान थोड़ी है। पंजाब का इलाका देख लो, पूरे का पूरा पंजाब, हरियाणा का इलाका देख लो, यूपी को देख लो, बंगाल तक हमारी पूरी बेल्ट कितनी उपजाऊ है। इतनी उपजाऊ बेल्ट ये गॉड गिफ्टेड ही तो है ना, कि नदियां इतनी सारी हैं इंडिया में। ये गॉड गिफ्टेड ही है कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुतायत में है। ये भगवान की ही देन है, ये प्रकृति प्रदत्त है कि हमारे यहाँ वैसी बारिश नहीं होती इस बेल्ट में कि बाढ़ आए और ये सब हो। ये पूरी बेल्ट सबसे सेफ है, इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो डेंसिटी है वो भी यही मिलेगी। ये सब हमारा लक मान लीजिए। अब हर देश का लक एक जैसा थोड़ी होता है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी मिट्टी बहुत अच्छी है लेकिन हर साल बाढ़ आनी है, वो बेचारे क्या करें, खेती कर ही नहीं पाते। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं, हमारे जैसी बढ़िया मिट्टी ही नहीं है, तो वो कैसे कमाएं खाएं, वो क्या करें। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पूरे पठार ही पठार हैं, लोहा तांबा भरा पड़ा है लेकिन उपजाऊ मिट्टी नहीं है जहाँ खेती हो सकती हो। तो इस मामले में अगर हम देखें तो इंडिया में देखो पर्वत पहाड़ भी हैं, मैदान भी बहुत उपजाऊ है, पठार भी है। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। पर्वत पहाड़ों से नदियां निकलती हैं इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। मैदानों में हम खाने के लिए गेहूं पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, पेट नहीं भरेंगे तो काम कैसे चलेगा। और पठारों से हम लोहा तांबा पीतल सोना चांदी निकालते हैं जिनसे हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। सेल भेल टाइप ये सुने होंगे ना सब लोगों ने। इन सब का कारण क्या है, हमारा पठार। तो इंडिया का ये लक फैक्टर मान लो कि इंडिया बहुत ज्यादा समृद्ध है। नेचर ने हमें लगभग सारी चीजें दी हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी हैं। वो हमारी गलती है अगर हम उसको प्रॉपर्ली तरीके से यूज नहीं करते, अदरवाइज नेचर ने कमी नहीं छोड़ी। ऐसी चीजें पहले भी थी लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन बेस्ट जो था ना वो मगध के पास था। मगध आज के बिहार का इलाका है। इसमें ऐसा क्या था कि ये इतना एडवांस्ड हुआ। मगध का देखो लक फैक्टर भी काम किया और कुछ ये समझदार भी थे। पहला, मगध की राजधानी जो उन्होंने बनाई ना वो बनाई राजगृह। राजगृह इसी को गिरिवज्र भी कहते हैं। गिरिवज्र किसी भी एरिया में जो राजधानी होती है, कहीं भी हो, चाहे बीच में चाहे साइड में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते होंगे ना, उसके ऊपर वो केंद्र होता है। जैसे दिल्ली है हमारी राजधानी है, तो आप देखो दिल्ली कितनी एडवांस्ड है, दिल्ली में कितनी सुख सुविधाएं हैं। कोई भी विदेशी आता है, कोई भी मीटिंग्स होती हैं डेलीगेट्स की, दिल्ली में तो होती हैं। दिल्ली को हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तभी देखो हमने कॉमनवेल्थ जब कराए 2010 में तब दिल्ली में कराए। जब हमने एशियन गेम्स पहली बार कराए 1951 में तब नई दिल्ली में कराए। 1982 में जब अब तक के लास्ट बार या दूसरी बार कहले हुए तब भी हमने वहीं कराए। यानी हम किसी को भी, विदेशी को भी अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, तो हम दिल्ली
में दिखाते हैं कि भाई दिल्ली हमारी पहचान है, दिल्ली हमारी शान है। तभी दिल्ली को जो कोशिश की जाती है, जब भी जितने भी बड़े बड़े कोई भी इस तरह के वो होते हैं फंक्शंस वगैरह, वो दिल्ली में रखे जाते हैं। तो हर राज्य की उस टाइम पे हर महाजनपद की राजधानी इंपॉर्टेंट रही होगी, भाई राजा वहीं रहता था ना। अब इसकी राजधानी देखो, राजगृह। क्या खासियत है राजगृह की? राजगृह की लोकेशन ऐसी है कि इसको 5 तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है। अब पहाड़ियों के घेरने का क्या फायदा? आज तो हम कहेंगे तो ये तो बहुत पिछड़ापन है, लेकिन तब सोच के देखो, तब पहाड़ियों से घिरा होना सेफ्टी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी बाहर का आदमी अटैक नहीं करेगा। भाई पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी सेना अटैक करने जाएगी। अगर किसी राजधानी के चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं तो वो सबसे सेफ जगह मानी जाती थी उस टाइम पर। तो इसका लक अच्छा था कि जो राजधानी थी वो इतनी सेफ जगह थी कि बाहर से कोई विदेशी का मतलब उस टाइम था अड़ोसी पड़ोसी आक्रमण ना कर दे। जैसे अवंती टाइप के राजा या इसके आसपास के महाकौशल वाले जो थे, ये कौशल नरेश या वज्जी वाले, तो उस कंडीशन में देखें तो बेस्ट इलाका था ये। सबसे सेफ राजधानी थी गिरिवज्र। पहली बात। इन्होंने दूसरी राजधानी फिर चेंज की थी, जो इन्होंने बनाई थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र भी बड़ी अच्छी जगह थी। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र आज का पटना है, बिहार का इलाका। ये नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर, और नदी के तट पर है तो नदी से व्यापार को बहुत प्रमोशन मिला। नदी में बैठ के सामान को लेके जाना या चीजों को लाना, कच्चे माल के रूप में बाहर भेजना या बाहर से सामान लाना, ये बेहद आसान था। तो पाटलिपुत्र बहुत पॉजिटिव रहा व्यापार के लिए। 2 राजधानी बनाई और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम कहें ना, भारत की अगर कहें 2 राजधानियां, तो एक आर्थिक राजधानी बंबई है हमारी और एक वैसी राजधानी है दिल्ली। सेम ऐसे देखो, इसकी एक राजधानी तो इतनी सेफ है कि चारों तरफ से 5 पहाड़ियों ने घेर रखी है, आराम से शांति से बैठे हैं, कभी कोई अटैक नहीं होना। राजधानी पे अटैक करके ही तो चीजें लूटी जाती थी, क्योंकि वही सबसे अमीर जगह होती थी। राजा का खजाना वहीं होगा, अमीर व्यापारी वहीं होंगे, तो वो सेफ है। वो मेंटली बिल्कुल फ्रीडम से काम करें, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे ही पाटलिपुत्र भी सेफ है, क्योंकि यहाँ से आना जाना बड़ा आसान है, किसी भी सामान को लाना, व्यापार करना। तो इस कारण, ये तो नेचर है ना, अब इसमें इनका क्या है? पहाड़ियां भी नेचर ने दी है, नदी भी, लेकिन इसके बाद भी काम करना पड़ता है इंसान को। दूसरा पॉइंट, इस मगध में ना जंगल थे, बिहार के आसपास, मगध के इलाके के आसपास जंगल थे। तो जंगल से क्या फायदा? जंगल में जाके ये लोग जंगली जानवर, हाथी जैसे जंगली जानवर को पकड़ लाते और हाथी जैसे जंगली जानवर को ये अपनी सेना में भर्ती करते, फिर उनको ट्रेन करते। और मैंने आपको बताया था कि जिस राजा के पास जितनी ताकतवर सेना होगी, उतना उसका अपने इलाके पे एक दबाव रहेगा, एक पैठ बनेगी। तो जंगल तो औरों के पास भी है, अवंती के पास भी है, लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं इसलिए इसको कंसीडर करना कि इसके पास जंगल था, जंगल से जंगली जानवर पकड़ते थे, जिससे कि सेना में क्या बड़ी सेना बना ली इन्होंने? हाथी की। और हाथी की सेना जिस राजा के पास है ना, आप ये मान के चलो उसका कोई सानी नहीं है, कोई उसकी टक्कर ले ही नहीं सकता। घोड़े हाथी के सामने टिक थोड़ी पाएंगे, तो इसलिए हाथी को पकड़ना पहला फायदा। दूसरा फायदा, जंगल से ये लोग लकड़ियां काट के ले आते। तो लकड़ियों से क्या फायदा? लकड़ियों का बड़े स्तर पे व्यापार होता था। लकड़ियों से ये लोग रथ बना लेते थे, लकड़ियों से इनके घरों में चीजें बन जाती थी। तो बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार बढ़ेगा तो राजा को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो वो सेना तगड़ी बना लेगा, क्योंकि उसके पास हथियार ज्यादा होंगे। तो जहां इनको सेना में हाथी मिल रहे हैं, तो पहली ताकत तो हाथी हो गए, दूसरी लकड़ियां, लकड़ियों से ये क्या बनाते थे? रथ। अब एक राजा मानो घोड़े पे जा रहा है लड़ने और एक दूसरा राजा हाथी पे बैठ के जा रहा है, हाथी वाला जीतेगा। एक और दूसरा एग्जांपल, एक राजा जा रहा है सीधे घोड़े पे, एक रथ पे। घोड़े वाले को देखो अपने बाण गदा सब कैरी करनी पड़ेगी अपने हाथ में, तो वो सारे सामान लेके नहीं चल सकता। लेकिन जो रथ पे जा रहा है वो अपने उस रथ में ढेर सारे लड़ने के सामान, वो गदा भी रख लेगा, भाला भी रख लेगा, तीर कमान भी रख लेगा, जो चाहिए सब रख लेगा। आपने महाभारत देखी तो होगी, भाई एक सामान उठाया उससे लड़ने लग गए, वो कट गया, फेंक दिया, दूसरा उठा लिया। घोड़े पे आदमी क्या कैरी करेगा सिवाय तीर कमान के? कुछ कैरी घोड़े पे देखा कभी इससे गदा से लड़ते हुए? घोड़े पे आदमी सिर्फ तीर कमान लेके चलता था। यानी रथ जिसके पास ज्यादा होंगे उसको फायदा होगा लड़ाई के टाइम पे। तो इनको देखो व्यापार में भी फायदा हो रहा है, इनके रथ भी तो सेफ हैंड भी हो गए इनके जो लड़ने वाले हैं, और ये व्यापारी भी आगे निकल गए। तो ये सारा फायदा। इसके अलावा इनको इन जंगलों से बहुत बड़ी मात्रा में लोहा मिला,
प्लस तांबा मिला। इस लोहे और तांबे का बहुत यूज किया गया हथियार बनाने में। तो अब इनकी सेना के पास अच्छी क्वालिटी के भाले हैं, अच्छी क्वालिटी की तलवारें हैं, क्योंकि इनके पास लोहा और तांबा बहुतायत में है। तो ये सारे फायदे नेचर दे रहा है, इसमें इनमें आदमियों का कोई योगदान नहीं है। मिट्टी उपजाऊ है तो नेचर ने दी है, 5 पहाड़ियां हैं तो नेचर के कारण है, जल दुर्ग है, जल का जो मार्ग है पाटलिपुत्र वो नेचर के कारण है, इनको जंगल मिल गए वो नेचर के कारण है। लेकिन उस जंगल से जानवर पकड़ के लाना, लकड़ियां काटना, रथ बनाना, ये तो इंसान के काम है ना, हथियार बनाना। फिर भी देखें तो नेचर ने इनको बहुत फायदा पहुंचाया है कहीं ना कहीं, इसीलिए मगध का उत्थान बाकियों से बेहतर हुआ। लेकिन अब ये भी जान लो, सेम कंडीशन मगध जैसी इसी के नीचे एक इलाका पड़ता था अवंती, इनकी भी थी सेम। जंगल इनके पास, हाथी इनके पास, सब कुछ इनके पास है, ये भी ताकतवर थे, लेकिन ये उतनी ग्रोथ नहीं कर पाए जितनी मगध कर पाया। कारण मगध के जो शासक थे ना, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, योग्य थे। अब जैसे एक जैसी कंडीशन मिलना तो नेचर था, लेकिन उसको आगे बढ़ाना तो इंसान के हाथ में था ना। एक ही परिवार में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, क्या चारों एक जैसे होते हैं? नहीं। उन चारों में से कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, कोई बिल्कुल कमाने खाने लायक भी नहीं बन पाता, किसी का काम चलाऊ काम चलता है, और कोई ये होता है कि चलो भाई बंधुओं ने सहारा लगा दिया। ये एक ही परवरिश होती है, वही माँ बाप होते हैं, वही स्कूल होता है, वही टीचर, लेकिन देखो सब अलग अलग कारण। किस्मत से के बाद सेकंड चीज होती है मेहनत। किस्मत ने माँ बाप सेम दिए, टीचर सेम दिए, स्कूल सेम दिया, लेकिन उसके बाद मेहनत किसने कितनी की वो उतनी ही आगे निकलेगा। सेम कंडीशन यहां भी थी, मगध के पास भी सब कुछ था, अवंती इसी के नीचे पड़ता, सब कुछ था सेम, लेकिन ज्यादा योग्य शासक, ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक कहां जन्मे? मगध में। इसलिए मगध और ज्यादा एडवांस्ड बन गया। मगध के लोगों को बहुत समझ थी कैसे खेती करनी है, क्या करना है, तो उन लोगों को ना नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी और कुछ उनके अंदर मोटिवेशन फैक्टर भी था। मगध का जो आर्यीकरण हुआ था ना, आर्यीकरण समझ जाओ, आर्यों ने जो वो टोने टोटके और वो सब सिखा दिए थे बाद में। स्टार्टिंग में आर्य बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में तो फिर ये बस ये टोना टोटका भूत पिशाच टाइप की चीजें जो कि इंसान के दिमाग के ढक्कन को बंद कर देती हैं, सोचने समझने लायक नहीं रखती। तो जिन जिन का आर्यीकरण होता गया वो कर्म कांड में गुस्सा चला गया, वो टोने टोटके कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसका आगे बढ़ाने से चीजों को या विकास से कोई मतलब नहीं। आज भी ऐसा ही है, जो लोग इन चक्करों में पड़ जाते हैं ना कि भाई अंगूठी पहन लो नौकरी मिल जाएगी, या ये वाली चीज धारण कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होना। मेहनत करते जाओ और अपने आप पे विश्वास रखो। अगर ये 2 चीज आप करते हो ना, तो ये टोने टोटके और ये सब चीजें कहीं काम नहीं। आप एक चीज सोच के देखो, अब किसी ने एक अंगूठी पहन ली, नौकरी लग जाएगी, और ना पढ़े ना लिखे ना फॉर्म भरे, तो कहां से नौकरी लग जाएगी? एक बच्चा फॉर्म भरता है, पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, एक बार किस्मत साथ नहीं देगी, 2 बार नहीं देगी, 4 बार, फाइनली किस्मत को दिखेगा। भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि जो मेहनत कर रहा है उसको कितनी बार वो उसको पीछे रखेंगे, 2-4 बार रख के फिर इंसान का अपने आप देखना उसका ये हो जाएगा, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्रैक करना है, फिर उसका पेपर पास होगा। इसीलिए उस टाइम पे जिनका आर्यीकरण नहीं हुआ था ना, मगध वाले थे वो, ये इन टोने टोटकों के चक्कर में नहीं पड़े और ये सिर्फ प्लानिंग्स करते थे, ये उस प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते थे, इसीलिए एडवांस्ड आ गए, सबसे ज्यादा एडवांस्ड बन गए और नंबर 1 बन गया मगध। बाकी सब में टोने टोटके और इन सबके प्रपंच चलते रहे, इसलिए उनके दिमाग का उतना विकास ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं पाए कि प्लानिंग्स कैसे करनी है, मुझे क्या काम करना है। आज भी ऐसा ही है, जो लोग प्लानिंग करके काम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो बैठे रहते हैं कि जो होगा ठीक है। वो कहावत है ना कि जो किस्मत के भरोसे होते हैं उन्हें बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो सारा जो मेन चीजें हैं ना वो मेहनती लोगों को मिल जाती हैं। किस्मत के भरोसे अपने आप कुछ नहीं होना, काम करना है। मगध उस टाइम पे सीख गया था, इसलिए आज इसकी हिस्ट्री है जिसको कि मैं इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ। चलो इन सब के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स भी जान लेते हैं, क्योंकि 16 महाजनपद बिना फैक्ट्स को जाने याद नहीं होंगे। ठीक है, तो अब तुम समझे महाजनपद कैसे बने। छोटे छोटे राजा इकट्ठे होते गए, जन बना, जनपद बना, फिर महाजनपद। कितने महाजनपद? 16। किन किताबों से पता चला? बौद्ध और जैन। भगवती सूत्र जैनियों की है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध की, जिसमें सबसे पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी है। इन सबके राजाओं के बारे में लिखा है, इनकी राजधानियां और इनके मेन काम। अब देखो जरा, यहाँ नाम लिखा है महाजनपद का, ये उसकी राजधानी है, और ये कुछ खास अगर उसमें था, जैसे सब में नहीं था खास, मगध में था, अवंती में था, वज्जी में था, तो जिसमें जो खास था वो मैंने लिख दिया। सबसे पहले कुरु है। कुरु, कौरव सुना है ना आप लोगों ने,
ये कुरु ही तो है। आपने पांचाल भी सुना है, पांचाली द्रौपदी का नाम जो था, आपने गांधारी भी सुना है। ये सब नाम उन इलाकों के कारण है, ये सब वही काल चल रहा है पुराने वाला। तो जो एक कुरु देख रहे हो, कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, हरियाणा का, यूपी हरियाणा का मिक्सचर। इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नरेश आपने खूब देखा है टीवी में, मेरठ के आसपास का इलाका था। तो हरियाणा से लगता इलाका पड़ता है मेरठ, और हरियाणा में ही पड़ता था कुरु प्रदेश। तो कुरु राजधानी हस्तिनापुर जो आज के मेरठ में है। विशेष कुछ नहीं है, ठीक है, पुराने टाइम में बड़े राजाओं की राजधानी रही, अच्छा अमीर इलाका था, ठीक है। नेक्स्ट है वत्स। छोटा सा था वत्स, बहुत छोटा सा। वत्स कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था। राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। खास बात देखो, यहाँ का राजा था उदयन। उदयन। एक किताब लिखी गई है स्वप्न वासव दत्ता, ये किताब का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। वासव दत्ता ना एक बहुत बड़े, अवंती का मैंने नाम लिया ना अभी, अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत जो था ना, उसकी, मैं इसको थोड़ा ना आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर आपको ज्यादा याद रहेगा ये। चलिए, उससे चीजें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी। यहां मान लीजिए मगध है, मगध के नीचे की तरफ पड़ता है अवंती, इसके थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ेगा, इसी के ऊपर की तरफ पड़ेगा वज्जी। ये ऊपर मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ, देखो इसको समझ लो। 4-5 की लोकेशन अगर समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये मान लीजिए सबसे ताकतवर जो बाद में बना, जिसका नाम था मगध, इसके नीचे की तरफ पड़ता था अवंती। ये गोल नहीं थे, गोल मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ, वैसे टेढ़े मेढ़े जैसे आज राज्य हैं ऐसे ही हुआ करते थे। इसके यहाँ पड़ता था वज्जी, ये महाजनपद है सारे बड़े बड़े। इस तरफ पड़ता था कौशल, कौशल भी उसी को कहते थे। यहाँ छोटा सा पड़ता था ये अपना काशी, इसके नीचे छोटा सा पड़ता था वत्स, यहाँ एक छोटा सा था अंग, ठीक है। ये 7 बना दिए मैंने, ये पूरे के पूरे लगा लो यूपी का बिहार का इलाका है। मगध तो बिहार में है, तो यूपी बिहार का इलाका है पूरे का पूरा। 16 में से 7 इकट्ठे दिखा दिए। इनमें नंबर 1 कौन बनेगा? मगध। मगध जैसी कंडीशन किसकी है? अवंती की। लेकिन अवंती में उतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, थे तो योग्य ही लेकिन उतने नहीं जितने की मगध के। मगध का अधिकरण बहुत लेट हुआ था, इसलिए मगध पे वो कर्मकांड वगैरह का जो आडंबर थे उनका असर नहीं था। अब देखना क्या हुआ, अवंती का एक राजा है जिसका नाम है चंड प्रद्योत, ये राजा का नाम है। इनकी बेटी है जिसका नाम है वासव दत्ता, वासव दत्ता, ये इनकी बेटी है। तो चंड प्रद्योत की बेटी है वासव दत्ता। वासव दत्ता और वत्स का राजा है जिसका नाम है उदयन। उदयन नहीं लिख रही मैं, ध्यान से देखो, उदयन। उदयन अलग राजा है जो यहां जन्मेगा मगध में। उदयन बसाएगा पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, वो उदयन की देन है, लेकिन वो मगध का है। उदयन अलग है और उदयन अलग है। उदयन देखो ऐसे लिखा जाएगा, उदयन। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो जो ये उदयन नाम का राजा है ना, उदयन, ये वत्स का है और वत्स के इस राजा, राजकुमार है ये, और अवंती के राजा चंड प्रद्योत की बेटी वासव दत्ता, इन दोनों के ऊपर बेस्ड है ये किताब जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। तो एग्जाम में आ सकता है स्वप्न वासव दत्ता किससे संबंधित है। ये किताब 2 महाजनपद हैं, एक अवंती जहां खूब बड़े जंगल हैं, खदाने हैं, हाथी है, तांबा है, इनके राजा का नाम है चंड प्रद्योत और उनकी बेटी है वासव दत्ता। इसके और वत्स का जो राजा है, राजकुमार है उदयन, इन दोनों के ऊपर बेस्ड है किताब जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बात, दूसरी बात भी सुन लो, जो ये मगध है ना, मगध, ये इसके साथ दोस्ती कर लेगा। यहाँ चंड प्रद्योत जो मैंने लिखा है, ये राजा एक बार बीमार पड़ेगा, बहुत बीमार, इतना बीमार कि मरने की कगार पर आ जाएगा। इसको एक रोग हो गया था जिसको उस टाइम पे कहते थे पांडुरंग। पांडुरंग, इसका मतलब पीला रंग। जब किसी आदमी का पीला रंग पड़ जाए मतलब पीलिया हो गया ना, आज हम देखे तो हम कहते हैं पीलिया हो गया, जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, लीवर में गड़बड़ होती है, खून में गड़बड़ होती है। तो चंड प्रद्योत को पांडुरंग या पीलिए का रोग हो गया और वो ठीक ही नहीं हुआ, उसके लीवर ने ब्लड बनाना बंद कर दिया, ये हो गया भाई मरेगा कभी भी। उसी टाइम पर मगध के राजा बिंबिसार थे, बिंबिसार, इन्होंने इनका खास एक डॉक्टर मान लो उस टाइम का राजवैद्य जिसका नाम था जीवक। जैसे ही पता चला कि इसके राजा मरने वाले हैं, बहुत बीमार हैं, इन्होंने अपने सबसे बढ़िया बेस्ट डॉक्टर उस टाइम जीवक था राजवैद्य, इसको कहा कि जीवक
जीवक जाओ और चंड प्रद्योत जी का इलाज करो, ठीक करके आना। तो जीवक वहां से चल के यहाँ आता है और बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे मगध के नरेश ने भेजा है और मैं आपका इलाज करने आया हूँ। अब जो आदमी लग रहा है कि भाई कल ही मरूंगा, तो ठीक है भैया, अब इलाज कर, इतने लोगों ने कर लिया, कुछ नहीं हो तू भी करके देख ले। चंड प्रद्योत ने पांडुरंग रोग का इलाज किससे करवा लिया? जीवक से। और जीवक ने उनको जड़ी बूटियां वगैरह पिलाई, कुछ वो ठीक होते चले गए। 15-20 दिन बाद वो ठीक हो गए। तो लाइफ लॉन्ग चंड प्रद्योत ने कहा था कि मगध के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, और मगध और मेरी दोस्ती हो गई। तो मगध बड़ा चालाक था, मगध, इसने बड़ा प्लानिंग करके काम किए थे। मगध के सब राजाओं ने, योग्य महत्वाकांक्षी थे ना। प्लानिंग जरूरी होती है, बिना प्लानिंग के काम आगे नहीं बढ़ते। आप छोटे स्तर पे काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बड़ा बनना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मगध के राजा ने अवंती के राजा को बचा लिया। क्या नाम था इसका? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत की बेटी कौन थी? वासवदत्ता, जिसके अफेयर की कहानी किसके साथ थी? वत्स के राजा, क्या नाम था उसका? उदयन। उदयन अलग आदमी है, उदयन अलग आदमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मगध के ऊपर ताकतवर वज्जी था, बड़ा था वो, कौशल बड़ा था, और नीचे की तरफ अवंती था। छोटे छोटों की बात करें, काशी था, वत्स था, अंग था, ये बीच में था मगध। मगध की वो 5 पहाड़ियां राजगृह वाली। और मगध बहुत ज्यादा एडवांस्ड इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों पे किसका असर नहीं था? आर्यीकरण का, टोने टोटके और उन सब का, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो कुरु हस्तिनापुर में तो कुछ खास था नहीं। वत्स कौशाम्बी, अब तुम समझ गए, वत्स छोटा सा, किसके पास पड़ेगा? ये काशी के नीचे की तरफ है ये, और मगध के एक साइड पर। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उदयन राजा, देखो ये लिखा, उदयन राजा वत्स का था। स्वप्न वासवदत्ता किताब का नाम है। स्वप्न मतलब सपने में। वासवदत्ता चंड प्रद्योत की बेटी है। चंड प्रद्योत की बेटी अवंती का शासक, जिसको कि क्या हो गया था? पीलिया, पांडुरंग रोग। किसने डॉक्टर भेजा था? ये मगध के राजा बिंबिसार ने। डॉक्टर का नाम क्या था? जीवक, ठीक है। ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सब कुछ किताबों में है। काशी, आज भी काशी इंपॉर्टेंट है। काशी एक इंपॉर्टेंट जगह है। वाराणसी राजधानी, बनारस जिसको आप कहते थे, तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। और ये दहेज क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि काशी को ना दहेज में बहुत लिया दिया गया। पहले दहेज में दे दिया कौशल ने उठा के, भाई काशी तुम्हारा है, मगध वालों को। फिर वापस ले लिया। फिर अजातशत्रु ने भी कहा मुझे दहेज में चाहिए। तो दहेज में बार बार लिया दिया जो गया। मैं कहानी सुनाऊंगी पूरी इसकी कभी आपको, अगले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें। काशी तो दहेज में ही बस दिया और लिया गया। मेन कई बड़े राजाओं के टाइम में जब ये मगध की बात आएगी तो दहेज में काशी का लेन देन करेंगे। काशी के राजा की इंपॉर्टेंस कम रही होगी क्योंकि कौशल का ताकतवर राजा का आधिपत्य था उसके ऊपर। नेक्स्ट है मगध, अपने आप में नंबर 1। देखो कितनी सारी जगह भरी है, इसमें क्या क्या लिखा है मैंने। राजगृह इनकी राजधानी थी। राजगृह का ही नाम क्या है? गिरि वज्र। गिरि मतलब पहाड़। कितनी पहाड़ियों से घिरा था? 5 पहाड़ियों से। तो गिरि वज्र, इसी को कुशाग्रपुर भी कहते हैं। कुशाग्र होता है इंटेलिजेंट, तो उससे याद कर लेना कि यहाँ के राजा इंटेलिजेंट थे, चालाक थे, तो इसी का नाम कुशाग्रपुर है। इसी का नाम है गिरि वज्र क्योंकि 5 पहाड़ियां थी, और इसी का नाम है राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी। बाद में राजधानी बदल के क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। इसी को आप पटना कहते हैं। ये जल दुर्ग था, इससे व्यापार होता था, इससे सेफ था क्योंकि पानी में बैठ के भी कोई अटैक करने नहीं आएगा। इसी को कुसुमपुर कहते हैं। ये उदयन ने बसाई थी। उदयन, अभी मैं उदयन नाम ले रही थी वत्स का, जिसने किससे शादी की? चंड प्रद्योत की बेटी से। चंड प्रद्योत कौन? अवंती का राजा, जिसको ठीक करने किसने भेजा? मगध ने भेजा अपने डॉक्टर को, जिसका नाम था जीवक, ठीक है। वैशाली भी इसकी राजधानी बनी थी एक बार, मगध की। वैशाली जो कि इससे ऊपर पड़ता है वज्जी, उनके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया। वैशाली शिशुनाग ने बनाई थी और फिर वापस पाटलिपुत्र आई। तो एक छोटे से मगध ने इतनी ग्रोथ कर ली कि उसने बार बार तो राजधानियां बदली। पहले राजधानी राजगृह थी, जिसका नाम गिरिवज्र था, जिसका नाम था कुशाग्र व्रज। फिर वो राजधानी ले गया पाटलिपुत्र में, जो जलीय दुर्ग था। फिर राजधानी चली गई वज्जी के राजधानी वैशाली, और फिर वापस आ गई थी पाटलिपुत्र, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्यों शक्तिशाली था। मैंने कुछ बेस बना दिया आपका जंगल वगैरह बता के, लेकिन अब इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंग, छोटा सा अंग, जिसपे सबसे पहले अटैक किया था मगध ने, और इसको अपने हिस्से में, अपनी बेल्ट में जोड़ लिया। अंग बहुत छोटा सा था, इसके ऊपर अटैक करके बिंबिसार ने कहा यह हिस्सा हमारा, और इन्होंने वो बेल्ट अपनी बना ली। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा।
अंग नरेश, याद होगा आपको। अंग की राजधानी है चंपा। चंपा ना इस टाइम की प्लैंड सिटी है। हड़प्पा प्लैंड था ना सारे का सारा, मोहनजोदड़ो और ये सारी चीजें प्लैंड थी। यहाँ प्लैंड एज सच नहीं थी, लेकिन सबसे प्लैंड सिटी अगर पूछे इस टाइम पे ऑर्गेनाइज तरीके से बसाई गई तो अंग की राजधानी चंपा थी। जैसे हमारी चंडीगढ़ है ना, वेल प्लैंड सिटी है, प्लान करके बसाई थी, ऐसे ही अंग की राजधानी चंपा प्लैंड सिटी थी इस टाइम की। तो पूछे महाजनपद में कौन सा सुनियोजित बसाया हुआ नगर था, तो आप टिक करके आओगे अंग की राजधानी चंपा। इसकी यही खासियत है। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाली जिसको आप कहते हैं, द्रौपदी वो यहीं की बेटी थी, इन्हीं के राजा की। तो पांचाल के दो हिस्से हैं, देखो मैंने लिखा है उत्तर दक्षिण। उत्तर की राजधानी है अहिछत्र और दक्षिण की राजधानी है कांपिल्य। इसलिए बहुत सारी किताबों में ओब्लिक में कांपिल्य लिख देते हैं। ये एक शहर नहीं है, दो शहर हैं, एक उत्तर की राजधानी, एक दक्षिण की राजधानी। अहिछत्र और कांपिल्य किसकी राजधानी है? पांचाल की। पांचाल की ही तो है पांचाली या द्रौपदी। तो दो राजधानियां हैं इसकी, जैसे पाटलिपुत्र राजगृह दो राजधानियां थी ना, ऐसे ही इसकी भी दो राजधानी। लेकिन एक खास अंतर था, इन्होंने राजधानी बदली थी, इससे ये बनाई थी, इससे ये बनाई थी, फिर इससे ये। ऐसे नहीं एक साथ दो दो राजधानियों में रहे, पहले राजगृह में रहे, फिर छोड़ दी वो, फिर पाटलिपुत्र में रहे, फिर वो भी छोड़ दी, फिर वज्जी वैशाली में रहे, फिर वो भी छोड़ दी, फिर वापस आए। लेकिन इनकी पैरेलल में राजधानी है अहिछत्र और कांपिल्य। किसकी है ये? जहां की द्रौपदी है। कहां की है? पांचाली। चंपा पहली प्लैंड सिटी है, चंपा। नेक्स्ट देखो कौशल या कौशल। मगध के साइड में बताया ना कौशल था, वहीं था ये कौशल। इसका राजधानी है इसकी श्रावस्ती या कुशावती, एक ही के दो नाम है, कुशावती ही श्रावस्ती है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा, अब भगवान थे ना, बाद में तो भगवान मानने लगे, वैसे इंसान थे। महात्मा बुद्ध ने साल भर पूरा टाइम काटा है इस इलाके में। जैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर साल भर यहाँ रहे, पूरा एक साल लोगों को नॉलेज देते रहे, अच्छी बातें बताते रहे, फिर कहीं घूमने चले गए जंगलों में। इस बेल्ट में ही घूमते थे महात्मा बुद्ध भी, जिनको हम भगवान मानते हैं ना आज के टाइम में, वो इसी बेल्ट में घूमते थे। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इसी बेल्ट में घूमते थे। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो साल भर अपना ठिकाना बनाया, वो बनाया कौशल की राजधानी श्रावस्ती को। देखो क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा वर्षावास, आवास मतलब रहना, वर्ष मतलब साल, तो साल भर जहां टिके पूरे साल, वो श्रावस्ती में रहे, जो किसकी राजधानी है? महाकौशला, जहां की बेटी थी कौशल नरेश, इनकी बेटी थी महाकौशला। नेक्स्ट है इसमें प्रसेनजीत, ये राजा का नाम है प्रसेनजीत। ये बिल्कुल बराबरी के थे, जितनी एज के थे महात्मा बुद्ध उसी एज के थे प्रसेनजीत। कहाँ के राजा हैं ये? कौशल के। कौशल वालों की बेटी या बहन जो थी वो थी महाकौशला, जिसकी शादी बाद में मगध के राजा से हुई, उसको आगे कहानी में बताऊंगी। तो ये समझ में आ गया होगा उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये भी दो हिस्सों में था, राजधानी सेम है। शूरसेन जो है इसकी राजधानी है मथुरा, कोई खास नहीं है, बस यूपी याद रखना। वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट, मगध के ऊपर था वज्जी। जो मगध था ना, जैसे ये ताकतवर था ना, ऐसे ही ताकतवर था वज्जी जो इसके ऊपर था। एक बार कहते हैं अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध को बुलाया, जैसे उनसे सलाह मशवरा करते थे, और कहा कि महात्मा बुद्ध आप तो ज्ञानी इंसान हैं, बताइए क्या हमें वज्जी पे आक्रमण करना चाहिए? तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, ये एनसीईआरटी में लिखा है सारा जो बता रही हूँ तुम्हें, ये बीच में पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, समझाया उन्होंने। तो महात्मा बुद्ध ने कहा इससे, मगध के राजा से, अजात शत्रु से, कि क्या वज्जी में लोग इकट्ठे बैठते हैं? क्या वो डिस्कशंस करते हैं? क्या वहां पे रोज सभाएं होती हैं? क्या वो लोग सोच समझ के निर्णय लेते हैं? तो इसने कहा हाँ जी, हर चीज का आंसर हाँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा गलती से भी वज्जी पर आक्रमण मत करना, क्योंकि उन लोगों में यूनिटी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। अगर वो जिस दिन वो लोग इकट्ठे बैठना बंद कर देंगे, जिस दिन वो बैठ के प्लानिंग करना बंद कर देंगे, उस दिन तुम उन पे हावी होगे। लेकिन जब तक वो इकट्ठे बैठते हैं, वो सोच समझ के काम करते हैं, वो प्लानिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आपस में हेल्दी डिबेट करते हैं, तब तक तुम उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते, और वो तुम्हें मुंह के बल गिरा देंगे अगर तुम वहां गए तो। इसीलिए इसकी बात मान के, महात्मा बुद्ध तो ज्ञानी पुरुष थे, इनकी बात मान के अजात शत्रु ने उस एरिया में पहले फूट डलवाई मन में। 8 गणराज्य थे वहां, और 8 के बड़े बड़े राजा बैठ के प्लानिंग्स करते थे। जैसे आज हम देखें ना हमारे सीएम्स हैं, भाई जितने राज्य हैं उतने सीएम हैं, ऐसे उस टाइम में वहां गणराज्य में राजा थे, वो सब इकट्ठे रहते थे, और वो 8 को ही इकट्ठे संघ को वज्जी कहा जाता था। वज्जी का उस टाइम में
में बोलबाला था कि बहुत ताकतवर है और किसी की हिम्मत नहीं थी वज्जी पे आंख उठाने की, लेकिन चालाक अजातशत्रु ने पहले वज्जी में फूट डलवाई, अपना एक आदमी वहां भेजा, वत्सकार, बहुत चालाक था, बहुत चालाक कूटनीतिज्ञ था। इसने वहां जाके राजाओं के मन में फूट डाली घूम घूम के, और फूट डालने के बाद फायदा उठाया, और जब उनके ऊपर अटैक किया तो जैसे एक के ऊपर अटैक किया तो बाकी 7 ने मदद ही नहीं की, सबके मन में फूट डाल दी थी। और फाइनली एक ऐसा दौर आया जब उनके ऊपर अटैक करके उनके हिस्से को हड़पने में कामयाब रहा था मगध। तो ये होता है फूट का अंजाम। जब तक इकट्ठे थे, आपसी सहयोग से काम करते, डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे, तब तक मगध की, इतने ताकतवर की, अवंती की हिम्मत नहीं थी वज्जी पे आक्रमण करने की। लेकिन जैसे ही वहां फूट पड़ी तुरंत से वज्जी इनके अंडर आ गया। तो ये चालाकी की थी। तो वहीं का राजा था ये। महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे थे, इससे मैंने रिलेट करके आपको बता दिया, ठीक है। तो पूछेंगे इसका समकालीन कौन था? प्रसेनजीत। जो इससे सलाह ले रहा था ना ये मगध वाला, ये तो बच्चा था इसके सामने, बिल्कुल ही बच्चा, मतलब इनके टाइम पे तो वो एक्सपायर हो गए थे जब ये राजा बने थे। किसकी बात हो रही है? अजातशत्रु की। ये वज्जी ये था, देखो इंपॉर्टेंट है। राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। 8 गणराज्यों का समूह था, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी की कि इनके ऊपर वो अटैक कर पाए। वो तो इनमें फूट डालने के बाद ये कंट्रोल में आ गया था मगध। तभी तो मैं कह रही हूँ मगध चालाक भी था, कूटनीतिज्ञ थे। मगध में ऐसे ऐसे तेज दिमाग आदमी हुए हैं, सुनिधि, दीर्घचारण, वत्सकार, जिन्होंने आसपास के राजाओं की पहले चीजों को समझा, प्लानिंग्स की कि कैसे इनको खत्म करना है, और फिर बहुत चालाकी से या कह लो समझदारी से। इसको गलत इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि भाई क्षत्रिय का तो धर्म ही ये था। क्षत्रिय अगर अपने धर्म को नहीं निभाएगा तो वो गायब हो जाएगा। सुन के हमें लग रहा होगा कि ये गलत थे, इन्होंने ऐसे किया, लेकिन अगर वो ऐसा ना करते, उस टाइम उनकी जरूरत थी ये करना कि दूसरे को खत्म करना है या अपनी बेल्ट जो है एरिया की बढ़ानी है, तब ये जरूरी था। तो उस हिसाब से देखें तो नंबर 1 मगध था। चालाकी की, कूटनीति की, गड़बड़ियां की, दोस्ती निभाई, दूत भेजे, शादी ब्याह के संबंध बनाए, लेकिन फाइनली कामयाब तो हुआ। और कामयाबी की ही मिसाल दी जाती है, हारने वालों की मिसाल कौन देता है। चलिए अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी है पावा और कुशीनगर। ये वो इलाका है जहां महात्मा बुद्ध के प्राण जो है वो त्यागेंगे वो मल्ल। इसीलिए महात्मा बुद्ध जब एक्सपायर हुए थे ना, तो उनके शरीर के जो अवशेष बचे थे, हड्डियां, नाखून, बाल वगैरह, वो 8 हिस्सों में बांटे गए थे। वो एक उनके नाना की तरफ के राजा ले गए थे, एक उनके दादा की तरफ के, ऐसे ऐसे करके जहां वो रहे थे, जहां वो साल साल भर रहे। मल्ल को भी उनके शरीर के अवशेष मिले थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंतिम जो सांस ली थी वो मल्ल के इलाके में ही ली थी। कुशीनगर में ही तो उनकी डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध की। किसके समकालीन थे? देखो प्रसेनजीत के। किसने सलाह मशवरा किया था? अजातशत्रु ने, कि अटैक करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट है चेदी वंश। चेदी वंश आज अगर देखें तो यूपी बुंदेलखंड के आसपास का इलाका पड़ेगा ये। शुक्तिमती, शक्तिमती, ये राजधानी है इनकी। चेदी वंश की राजधानी शुक्तिमती। खास क्या है? श्री कृष्ण का बुआ का बेटा था। तुम्हें याद होगा श्री कृष्ण ने एक राजा का भरी सभा में वध किया था सुदर्शन चक्र चला के। इनकी बुआ का बेटा था ना, चेदी वंश का ही तो राजा था वो, जिसका नाम क्या था? शिशुपाल। शिशुपाल खड़े होके भरी सभा में श्री कृष्ण को गालियां देने लगते हैं। 1, 2, 3 इन्होंने अपनी बुआ को क्या, बचपन में जब ये छोटे थे तब इन्होंने कोई गलती की थी शिशुपाल ने। तो इनकी बुआ जो थी उन्होंने कहा था कि कृष्ण भाई मेरे बेटे ने गलती कर दी, बहुत छोटा है, पर तू देख इसकी गलती माफ कर देना, तू बड़ा है। तो श्री कृष्ण ने उस टाइम कहा था कि बुआ क्योंकि ये आपका बेटा है तो भाई मेरा भाई लगता है, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा बस। तो 100 तो बहुत हो जाती हैं एक जीवन में करने के लिए। लेकिन शिशुपाल ने खड़े होकर भरी सभा में गालियां देना शुरू किया और 1, 2, 3, 4 लगातार गालियां देता गया। तो वो गलतियों में काउंट होती गई और फाइनली जब 100 गलती हो गई तो श्री कृष्ण भगवान ने खड़े होकर इसको कहा था कि बस अब जो बुआ से मैंने वादा किया था ना कि तेरी गलतियां माफ, वो घड़ा भर गया। अब अगर तूने अगली गलती की तो तेरा फिर सर्वनाश होगा। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और वो चिल्लाता रहा भरी सभा में। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो था वो सभा में छोड़ दिया था और जाके शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। ये सबने देखा होगा श्री कृष्णा में, महाभारत में, सब चीजें हैं। ये वही शिशुपाल है। किस वंश का था ये? चेदी वंश का। तो आप ये लगा लो, ये सारी जो बातें बता रही हूँ ना, ये सारी वही हैं जो महाभारत रामायण में आपने पढ़ी है, उसी के वंशज हैं ये। चाहे गांधारी की बात कर लें, पांचाल की बात कर लें, कुरु की बात कर लें, हस्तिनापुर की बात कर लें, ये सब हमने महाभारत और नाटकों में देख रखा है।
तो शिशुपाल कहाँ का किस वंश का है, किस महाजनपद का? चेदी, चेदी महाजनपद। राजधानी शुक्तिमती। नेक्स्ट है मत्स्य, मछली, नाम मछली जैसा और है राजस्थान में। राजधानी क्या है इनकी? विराटनगर। जो सूखा पड़ा है इलाका, आज सूखा है, पहले वो पूरा हरा भरा था। विराटनगर राजस्थान, मरु प्रदेश में, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ये पूछ लेंगे कौन सा महाजनपद मरु प्रदेश में स्थित था, तो क्या नाम था इसका? मत्स्य। राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट है अश्मक, दक्षिण में था ना अश्मक, दक्षिण में इकलौता। पोटन राजधानी है, नाम देखो, पोटला, पोटन, पाटन और पोटिल और पैठन, कुछ भी लिखा मिल जाए दक्षिण भारत की अश्मक की राजधानी। क्या क्या? पोटन मिल जाए और पैठन मिल जाए, पोटिल मिल जाए, पोटला मिल जाए, पाटन मिल जाए, सब में पटन पटल दिख रहे हैं आपको। ये इसकी राजधानी है अश्मक, दक्षिण भारत का इकलौता। ये रहा दक्षिण भारत में एकमात्र। गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी, इसके किनारे है। अगर आपको याद हो तो मैंने हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि उत्तर से दक्षिण, मांडा से दैमाबाद, और दैमाबाद जब पढ़ाया तो बताया था महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा के किनारे है। तो दो बातें याद रखनी है आपको, एक हमारा ये वाला वैदिक काल के बाद वाला पीरियड, ये भी आएगी इसी नदी के किनारे। कौन सा वंश आएगा? दक्षिण भारत का अश्मक। यानी महाजनपद भी उसी नदी के किनारे है जिस नदी के किनारे हड़प्पा का लास्ट साइट था दक्षिण भारत का, उसका नाम था दैमाबाद और इसका नाम है अश्मक। तो अश्मक और दैमाबाद दोनों की नदी एक ही है। गोदावरी की सहायक नदी छोटी सी, नाम क्या है? प्रवरा। अगर कहें मरु में तो मत्स्य। राजधानी विराटनगर। ये याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया अवंती। अवंती सेम कैसा था जैसा कि ये था मगध, लेकिन अवंती में उतने तेज दिमाग राजा नहीं हुए। अवंती के राजा की बेटी कौन थी? चंड प्रद्योत की वासव दत्ता, जिसके बारे में कहाँ लिखा है? स्वप्न वासव दत्ता में। कहाँ का राजकुमार था वो? वत्स का। देखो अवंती उत्तर दक्षिण है तो उज्जैनी और महिष्मती, दो राजधानी, उज्जैनी और महिष्मती, उत्तर की और दक्षिण की। यहाँ लोहा मिला क्योंकि जंगल है, हाथी मिला, जंगल मिले, चंड प्रद्योत राजा है। चंड प्रद्योत वही जिसको पांडुरंग हो गया था, पीलिया, जिसको ठीक करने जीवक आया था, जिसकी बेटी थी वासव दत्ता, सब चंड प्रद्योत। पांडुरंग रोग हो गया, वासव दत्ता पुत्री थी जिसकी कहानियां मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये अवंती था। अवंती भी बहुत स्ट्रांग था। नेक्स्ट है कंबोज। क और ग कहाँ थे ये? पाकिस्तान में। कंबोज राजधानी राजपुर या हाटक, कोई भी आ जाए, दोनों चलेंगी। पाकिस्तान के राजौरी प्लस हजारा क्षेत्र में पड़ता है। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य याद है आप लोगों को? कौटिल्य आपने बहुत पहले कभी सुना होगा अपने लाइफ में, हिस्ट्री में। कौटिल्य एक टीचर था, कहते हैं बहुत कुटिल थे, बहुत चालाक, इसलिए नाम पड़ा कौटिल्य। यही कौटिल्य ही विष्णु दत्त हैं और यही कौटिल्य है जिनको चाणक्य कहते हैं। तो ये जो कौटिल्य है ना, ये वो टीचर है जिसने इंडिया बनाया है। इनके कारण इंडिया बना है। अखंड भारत का सपना देखने वाला इस भारत में पहला टीचर जो था, जो बहुत बड़ा एक शिक्षक था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बहुत बाद बनी है नालंदा, और नालंदा के भी बाद बनी है जिसको आप विक्रमशिला कहते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या कहा कि ये जो इलाका है ना, ये अस्त्र शस्त्र बेस्ट बनाते हैं और उनको बेच के भी ये जीवन यापन करते हैं। ये खेती भी करते हैं, ये पशुपालन भी करते हैं, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र भी बेचते हैं, तलवारें। और कहते हैं बेस्ट क्वालिटी के घोड़े थे इन लोगों के पास, तो इनकी सेना बहुत अच्छी थी। देखो क्या कह रहे हैं कौटिल्य ने इनको कहा वार्ता शस्त्रोपजीवी। वार्ता मतलब खेती बाड़ी व्यवसाय, इस टाइप की चीजें, और शस्त्रोपजीवी मतलब जो शस्त्र को बेचकर अपनी जीविका चलाए। एग्जाम में आ जाएगा कौटिल्य ने किस महाजनपद के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का यूज किया, तो ये किसके लिए किया है? जो पाकिस्तान में पड़ता है, हजारा और राजौरी क्षेत्र में। ये कृषि भी करते थे, पशुपालन भी, वाणिज्य भी। वार्ता का मतलब ही ये होता है ये, और शस्त्रोपजीवी मतलब शस्त्र, अस्त्र, तलवारें और घोड़े इनके बेस्ट थे। तो घोड़े किसके बेस्ट थे? मगध के घोड़े बेस्ट नहीं थे, ये थे कंबोज के। नेक्स्ट है गांधार, लास्ट 16वां। गांधारी नाम सुना होगा आपने, धृतराष्ट्र की पत्नी। गांधार बहुत बड़ा महाजनपद था। राजधानी देखो तक्षशिला। ये तक्ष जानते हो कौन था? हमारे यहाँ भरतवंशी याद है? सुदास राजा था भरतवंशी, त्रिशु कबीले का था, जिससे लड़ने 10 राजा आए थे। ये हमें किसने बताया? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा है, दाश रागे युद्ध का वर्णन। उसी का बेटा है, सुदास का बेटा है, जिसका नाम था आगे, जिसके नाम पे कबीला पड़ा था ना, भरत, और फिर उसका बेटा हुआ तक्ष। तो भरत का बेटा तक्ष है, तक्ष के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी, तक्षशिला। शहर का नाम था, फिर यूनिवर्सिटी बन गई तक्षशिला। ये राजधानी है गांधार की।
पुष्कलावती, ये भी एक्चुअली ना पुष्कला यहाँ का राजा था, तो उसके नाम की राजधानी पुष्कलावती। शासक देखो पुष्कर सारिन था, पुष्कर सारिन, तो इसी कारण ये पुष कहलाया वहां से, पुष्कर से। चंड प्रद्योत को इन्होंने हरा दिया था। देखो कहाँ चंड प्रद्योत याद है, मगध के नीचे अवंती का राजा, कितनी नीचे, ये कहाँ बैठे हैं, गांधार, कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान के हिस्से में। पाकिस्तान से उस टाइम पे सेना लेके आए और बिहार के निचले हिस्से में गए और फिर उस राजा को उसके घर के क्षेत्र में हरा दिया। कौन था वो राजा, चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत वही है जिसकी बेटी है वासव दत्ता, चंड प्रद्योत वही है जिसको पीलिया हो गया था, तो चंड प्रद्योत हिस्ट्री में एक बड़ा नाम है। तो चंड प्रद्योत को हराया, बिंबिसार ने दूत भेजा था इनके पास। बिंबिसार बड़ा चालाक आदमी था, इसके बारे में हम आगे जब बातचीत करेंगे। उन्होंने दूत भेज के गांधार को सेफ हैंड कर लिया कि मेरे ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि गांधार ने किसके ऊपर अटैक किया था, अवंती के ऊपर। तो इनको लगा मगध को कि मेरे ऊपर अटैक ना हो, पहले ही उसके पास बहुत सारे गहने और इस तरह की चीजें भिजवा दी मैसेंजर की, हम तो आपकी दोस्ती जो है वो करना चाहते हैं, हमारे ऊपर अटैक मत करना। तो चालाक था कहीं ना कहीं बिंबिसार। ये था 16वां गांधार। उम्मीद करती हूँ सारे आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके आगे मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ ये आज नहीं पढ़ाती, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको 16 के 16 महाजनपद बाय नेम और राजधानी और विशेषताओं के साथ याद होने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में ना कुछ भी आ जाएगा, ये नहीं पता एग्जाम में क्या पूछ लेंगे। एक जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं। कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर, जो मेरठ में पड़ेगी, बस कुरु याद रख लेना, हस्तिनापुर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स वही छोटा सा जिनका राजकुमार था, जिसके बारे में कौन सी किताब है, स्वप्न वासव दत्ता, उदयन नाम का लड़का था वो, ये रहा चंड प्रद्योत की बेटी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी, यूपी का इलाका। दहेज में बहुत दिया लिया गया था, तो दहेज में कौन से दिए लिए गए हैं, काशी, राजधानी वाराणसी। चंड प्रद्योत की बेटी कौन, वासव दत्ता, जिसके बारे में किसके साथ जिसका नाम जुड़ा, वत्स के राजकुमार का क्या नाम था, उदयन, ठीक है। और कुरु की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर, मेरठ का इलाका। नेक्स्ट है मगध। मगध के बारे में तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे कल से, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट कल तुम्हें याद हो जाएंगी। अंग की राजधानी चंपा, पहली प्लैंड सिटी थी। पांचाल अहिछत्र या कांपिल्य थी, पांचाली द्रौपदी यहाँ की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल, बहुत बड़ा इलाका, श्रावस्ती, 1 साल रहे, सालों साल रहे यहाँ पर, कौन, जो ये बहुत बड़े जिनके नाम पे धर्म है, महात्मा बुद्ध। और प्रसेनजित राजा जो है वो इसके समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। शूरसेन की मथुरा है। वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट, गणराज्य था, 8 इकट्ठे थे, लेकिन फूट डलवा दी अजात शत्रु ने और फिर इनको अपने अंडर ले लिया, अपनी राजधानी बना ली। मल्ल की राजधानी पावा और कुशीनगर, जहां कौन एक्सपायर हुए थे, महात्मा बुद्ध, तो इसी बेल्ट में घूमते थे। चेदी शुक्तिमती, श्री कृष्ण की बुआ का बेटा, इसी एरिया को बिलोंग करता था, इसी वंश का, क्या नाम था उनका, शिशुपाल। मत्स्य, मछलियों जैसा नाम लेकिन थी सूखे में, राजस्थान में विराटनगर, इकलौता राजस्थान का। अश्मक, दक्षिण भारत का, नदी हड़प्पा वाली, क्या नाम था उसका, प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर था अश्मक, इकलौता है दक्षिण भारत में। अवंती, खूब खदाने, सब कुछ था। चंड प्रद्योत राजा, जिसकी बेटी कौन थी, वासव दत्ता, जिसके ऊपर किताब लिखी गई है स्वप्न वासव दत्ता। इसको कौन सा रोग हो गया था, पीलिया, पांडुरंग। कंबोज, क और ग कहाँ थे ये, पाकिस्तान में। कंबोज में वो तलवारें थी ना, घोड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ब्रीड अच्छी थी। और कौटिल्य ने क्या कहा है कि ये वार्ता शस्त्रोपजीवी हैं, यानी ये खेती से, व्यापार से, वाणिज्य से पैसा कमाते हैं और अस्त्र शस्त्र बेचकर भी पैसा कमाते हैं, ये इनके लिए यूज किया गया है। घोड़े बेचते तो सेना अपने आप अच्छी रही होगी। गांधार भी पाकिस्तान में था और गांधार के राजा ने किस पे अटैक किया था, चंड प्रद्योत पे, जो कहाँ का था, अवंती का। उसी डर में कहीं ना कहीं मगध के राजा ने लड़ने से पहले अपने दूत भिजवा दिए, मैसेज देके बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दे दी, भाई हम तो आपके दोस्त हैं, हमारे ऊपर अटैक मत करना। गांधारी यहीं की थी। तक्षशिला, तक्ष कौन है, भरत राजा का बेटा है, जिसके नाम पे हमारा नाम भारत पड़ा ना, जो हमने पढ़ा था सुदास कबीले के नाम पर, तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। पुष्कर सारिन यहाँ का राजा है, चंड प्रद्योत को उसने हराया है, बिंबिसार ने पहले ही दूत भेज के अपने आप को सेव कर लिया, ठीक है। ये थी हमारी 16 महाजनपदों की कहानी। ये 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से पता चला और भगवती सूत्र से पता चला। सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा हुआ, मगध, लेकिन मगध की टक्कर लेने वालों में था वज्जी, जो ऊपर था 8 गणराज्यों वाला, कौशल जहां सबसे ज्यादा रहे थे महात्मा बुद्ध, और एक नीचे था अवंती, जहां लोहे की खूब खदानें थी, जंगल थे। अवंती में चंड प्रद्योत इंपॉर्टेंट है, वज्जी के गणराज्य इंपॉर्टेंट है, कौशल का प्रसेनजित के समकालीन
कौन थे? महात्मा बुद्ध। दो बाहर के कौन कौन से थे? क और ग, कंबोज और गांधार। दक्षिण भारत का था अश्मक, पोटन पैठन जिसकी राजधानी थी, और मत्स्य जिसका इलाका था राजस्थान वाला विराटनगर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लास समझ में आ गई होगी। आज घर पे जो भी किताब है ना, ये सुन के सारे नोट्स बना लेना एज इट इज टेबुलर फॉर्म में, फिर तुम्हें आसानी रहेगी। उसको पढ़ोगे तुरंत से सब चीजें दिमाग में आ जाएंगी। पढ़ते टाइम ना इनको 5 मिनट लगने हैं, लेकिन समझने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम। ये टाइम की इन्वेस्टमेंट अब कर लो, पेपर में तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, अब आगे कल पढ़ेंगे मगध क्यों नंबर 1 बना। जब हमने 16 की लिस्ट पढ़ी है तो अकेला मगध क्यों एडवांस्ड बना, मगध के लोगों ने ही क्यों इंडिया पर राज किया, ये कल का टॉपिक होगा। आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। अब परिमल सर की क्लास रहेगी थोड़ी देर बाद।